Hello guys, we are discussing about chapter 1 Matter in our surroundings of class 9 science. In previous lecture we discussed about what is matter, characteristics of matter and different states of matter and their properties. And today we will discuss about the change of states, conversion of one state into another. We discussed in previous lecture कि व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर हमने कल पढ़े थे कि सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कन्वर्जन ऑफ वन स्टेट इनटू अनदर। सो चेंज ऑफ स्टेट, एक चेंज दूसरी स्टेट में कैसे चेंज होती है। सो व्हेन अ स्टेट इज हीटेड, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू लिक्विड। जब सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है एंड व्हेन लिक्विड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू गैस। सो लिक्विड को हीट करने पर उससे गैस बन जाती है। जैसे हमें पता है सॉलिड स्टेट, जैसे आइस लेते हैं हम, ठीक है, आइस को जब हम हीट करते हैं व्हेन वी टेक आइस, आइस चेंजेस इनटू वाटर, लिक्विड स्टेट में आ जाती है। उसको हीट करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाती है। एंड इफ़ वाटर इज़ हीटेड इट चेंजेस इनटू स्टीम। सो जब लिक्विड स्टेट को हम, वाटर को हम जब हीट करते हैं तो उससे क्या बन जाती है, वाटर वेपर्स बनते हैं जो गैसियस स्टेट में होते हैं। सो लिक्विड से क्या बन जाते हैं, गैस बन जाती है। तो इफ़ स्टीम इज़ कूल्ड, इससे उल्टा अगर हम करते हैं, व्हेन ए गैस इज़ कूल्ड इट चेंजेस इनटू लिक्विड एंड व्हेन लिक्विड इज कूल्ड इट चेंजेस इनटू सॉलिड। सो अगर इससे उल्टी प्रोसेस करते हैं हम, अब वापस गैस को अगर हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो वापस लिक्विड स्टेट में आ जाता है। ठीक है, जब हम वाटर वेपर्स को कलेक्ट कर लें और उसको हम कूल कर दें तो उससे क्या बन जाता है, वाटर अगेन, उससे वापस वाटर बन जाता है। एंड जब दोबारा से हम वाटर को फ्रीज कर देते हैं, जब वाटर को फिर से हम ठंडा कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, तो उससे क्या बन जाती है, दोबारा से आइस बन जाती है, सॉलिड हो जाता है वो। तो अगर हम सॉलिड स्टेट को हीट एनर्जी देते हैं तो उससे लिक्विड बन जाता है, वाटर बन गया। एंड वाटर को हीट करते हैं तो वाटर वेपर्स बन जाते हैं, तो वो क्या है, गैसेस फॉर्म में चले गए। और वाटर वेपर्स को जब हम क्या है, कूल करते हैं, उससे क्या है, दोबारा से कूल करने पर टेम्परेचर को हम डिक्रीज कर रहे हैं तो वापस से क्या है, लिक्विड बन जाता है, वाटर बन गया। एंड वाटर को फिर से कूल करेंगे, फ्रीज करेंगे उसको जब हम फ्रीज़र में रखकर, तो उससे फिर से आइस बन जाती है। तो इस टाइप से हम क्या है, डिफरेंट स्टेट्स को क्या है, चेंज कर सकते हैं, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसेस, ऐसे ही गैसेस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। ठीक है, इसको हम ऐसे समझते हैं, जब हमारे पास सॉलिड है, आइस है, तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं सारे एक दूसरे के साथ क्या है, सॉलिड में हमें पता है पार्टिकल्स कैसे होते हैं, एक दूसरे के साथ क्लोजली बाउंड होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें मैक्सिमम होता है और पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते। ठीक है, वो कैसे अरेंज होते हैं, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है उनका। ठीक है, वो अपनी मीन पोजिशन के अबाउट थोड़ा सा क्या है, मूव कर सकते हैं, बट अबाउट देयर मीन पोजिशन, बट दे आर नॉट फ्री टू मूव इन केस ऑफ सॉलिड्स। बट इन केस ऑफ लिक्विड, जब वाटर बन गया, अब वाटर जो कंटेनर के अंदर है तो इसके पार्टिकल्स जो है वाटर के अंदर मूव करते हैं। वाटर पार्टिकल्स मूव फास्टर देन आइस, है ना। आइस में जो पार्टिकल्स हैं वो सारे फिक्स होते हैं, बाउंड स्टेट में है, बिकॉज उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। बट वाटर में पार्टिकल्स क्या है, रैंडमली मूव कर सकते हैं। ठीक है, द पार्टिकल्स मूव फास्टर देन एंड फार्दर अपार्ट, एक दूसरे से दूर भी जा सकते हैं। एंड जब उसको हम क्या है, फिर से हीट करते हैं, वाटर को जब हमने हीट किया तो उससे क्या होगा, वाटर बॉयल करना स्टार्ट करता है एंड उसके वाटर वेपर्स बनने स्टार्ट होते हैं। अब गैसेस फॉर्म में आ गया, तो पार्टिकल्स हमें पता है गैसेस प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होता है, वो एक दूसरे से क्या है, बहुत दूर भी जा सकते हैं, दे कैन मूव रैंडमली एनीवेयर। तो द पार्टिकल्स ऑफ गैस कैन मूव क्विकली एंड रैंडमली। तो स्टीम जब बन गई, वाटर वेपर्स बन गए, तो उसके पार्टिकल्स दूर दूर जा सकते हैं। सो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होता है। तो ये डिफरेंट स्टेट्स, एक स्टेट को हम दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं बाय हीटिंग और बाय कूलिंग। नाउ व्हाट इज मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होती है, हमें पता है जब आइस वाटर में कन्वर्ट होती है उसको हम मेल्टिंग बोलते हैं, कि आइस जो है वो मेल्ट हो गई, उससे वाटर बन गया। सो व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड, जब हम एक सॉलिड को हीट करते हैं, द पार्टिकल्स बिगिन टू वाइब्रेट विद ग्रेटर स्पीड।
ग्रेटर स्पीड के साथ उसके पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं। हमें पता है सॉलिड में हम क्या कहते हैं कि पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं बट अबाउट देयर मीन पोजीशन, उसी के आसपास ही वो क्या है वाइब्रेट करते रहते हैं। बट जब सॉलिड को हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है, और वो ज़ोर से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं विद ग्रेटर स्पीड एंड बिगिन टू मूव मोर फ्रीली, ठीक है, वो फ्री होना शुरू हो जाते हैं जब हम उसको हीट करते हैं। देन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर सॉलिड मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू लिक्विड। तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर सॉलिड जो है वो आइस जो है लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज ऑल्सो नोन एज फ्यूज़न। जब वो मेल्टिंग जो प्रोसेस हो रही है मेल्टिंग की, जो सॉलिड है आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, वाटर में कन्वर्ट हो रही है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं मेल्टिंग प्रोसेस, एंड दैट प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज फ्यूज़न, ठीक है, उसको हम फ्यूज़न भी बोलते हैं। सो द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। तो ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड मेल्ट करता है, जब आइस मेल्ट करती है तो उसको क्या है हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ऐसे ही किसी भी सॉलिड चीज़ का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, जहाँ पर वो मेल्ट करना स्टार्ट करती है जिस टेम्परेचर पर, उसको उस सब्सटेंस का क्या कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, सबको पता है आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो आइस है वो कितने कब मेल्ट होना स्टार्ट करती है एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो क्या है सॉलिड भी है, उस टाइम पर वो क्या है उसका वाटर बनना भी स्टार्ट हो जाता है। सो एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, और इन कैल्विन इट इज़ 273 कैल्विन, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस स्केल में क्या है 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होना स्टार्ट होती है आइस, एंड इन कैल्विन स्केल 273 कैल्विन। सो व्हाट इज लेटेंट हीट? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to change 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is called the latent heat of fusion। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि कितनी हीट एनर्जी चाहिए 1 किलोग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट होने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो उस हीट को हम क्या कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। लेटेंट का मतलब क्या है छुपी हुई एनर्जी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का मतलब क्या है कि जब आइस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम जैसे टेम्परेचर को नोट किया, जैसे हम यहाँ पर इस बीकर के अंदर हमने थर्मामीटर लगाया है, साथ में आइस ली है और इसको हम नीचे से हीट एनर्जी दे रहे हैं। तो हीट एनर्जी यहाँ पर हमने थर्मामीटर में टेम्परेचर को नोट किया, आइस का टेम्परेचर नोट किया, तो वो कितना था 0 डिग्री सेल्सियस जब ये मेल्टिंग स्टार्ट हुई। ठीक है, ये जब तक वाटर नहीं बन जाती पूरी की पूरी आइस, इसका टेम्परेचर थर्मामीटर में राइज नहीं करेगा। ठीक है, वो कितना रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है, थर्मामीटर में रीडिंग चेंज नहीं होगी, थर्मामीटर में 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा टेम्परेचर। तो वो एनर्जी जो हम हीट एनर्जी नीचे से इसको दे रहे हैं, वो हीट एनर्जी कहाँ जा रही है? वो हीट एनर्जी स्टेट को चेंज करने में यूज़ हो रही है, क्योंकि आइस है, आइस में हमें पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। तो जो पार्टिकल्स हैं सारे बाउंड स्टेट में है एक दूसरे के साथ, वो भी फ्री नहीं है। तो इनके बॉन्ड्स को ब्रेक करना है, इन पार्टिकल्स को पहले एनर्जी देनी है, इनको बॉन्ड्स ब्रेक करना है। तो वो एनर्जी जो हम नीचे से इस बीकर को दे रहे हैं, यहाँ से इसको हीट एनर्जी, जिससे वो एनर्जी कहाँ यूज़ हो रही है इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने में, और ये पार्टिकल्स क्या है मूव करना, फ्रीली मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो वो हीट एनर्जी जो हम दे रहे हैं वो हीट एनर्जी को राइज नहीं करेगा थर्मामीटर में। ठीक है, टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। वो हीट एनर्जी कहाँ जा रही है? इन पार्टिकल्स को फ्री करने में, मतलब स्टेट को चेंज करने में यूज़ हो रही है, फ्रॉम सॉलिड टू वाटर, है ना, आइस से वाटर बनाने में वो एनर्जी यूज़ हो रही है। सो इसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा। तो उस एनर्जी को क्या कहते हैं हम? लेटेंट हीट। जो एनर्जी हम दे रहे हैं नीचे से हीट एनर्जी, तो उस हीट एनर्जी को हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। और फ्यूज़न क्या कहा हमने? मेल्टिंग प्रोसेस को फ्यूज़न कहा हमने। सो इसीलिए इसका नाम क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। जो एनर्जी हम नीचे से दे रहे हैं इसको आइस को मेल्ट होने के लिए, तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। क्योंकि वो एनर्जी कहाँ गई? वो स्टेट को चेंज होने में यूज़ हो रही है, टेम्परेचर को राइज नहीं किया उसने। तो इसलिए हमने कहा कि एनर्जी अंदर कहीं जाकर छुप गई। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न।
मेल्टिंग करने के लिए हमने जो हीट एनर्जी दी उसको हमने क्या कहा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। नाउ नेक्स्ट इज बॉइलिंग। बॉइलिंग प्रोसेस में क्या है, अब हमें पता है वाटर्स को जब हम हीट करते हैं तो वाटर से क्या बनते हैं, वाटर वेपर्स बनते हैं। सो व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट्स पार्टिकल्स बिगिन टू मूव इवन फास्टर, है ना। जब हम वाटर को देखो, अगर हम गैस के ऊपर रखते हैं कंटेनर के अंदर, तो वाटर जब बॉयल होना स्टार्ट करता है तो पहले उसके अंदर हमें बबल्स नहीं नज़र आते। जैसे ही वो क्या है, गर्म होना स्टार्ट होता है, बॉयल होना स्टार्ट होता है, उसके अंदर बबल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब पार्टिकल्स जो है वो मोर फ्रीली हो जाते हैं, वो क्या है, फास्ट मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। देन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द लिक्विड बिगिंस टू बॉयल एंड चेंजेस इनटू गैस, वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है वो लिक्विड। तो द बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना। जब हम गैस पे ऊपर कंटेनर को रखते हैं, ठीक है, नीचे से हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो अंदर से नीचे से बीच में से पानी गर्म होना स्टार्ट होता है। देन उसके बाद वो हीट एनर्जी पूरे वाटर के अंदर फैल जाती है और वो पार्टिकल्स एनर्जी, नीचे वाले पार्टिकल्स एनर्जी कैरी करके वो पूरे पानी को गर्म कर देते हैं और वो बॉयल होना स्टार्ट कर देता है। तो इट इज़ अ बल्क फिनोमिना। व्हेन ए लिक्विड बॉयल्स द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स। तो जब लिक्विड बॉयल होता है तो जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सो द बॉइलिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। जब ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, उसके वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पर लिक्विड मतलब वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल में कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। सो एंड इन केल्विन स्केल ये कितना होता है, 373 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन। जैसे हमने पहले क्या कहा था, 0 डिग्री के ऊपर जब मेल्टिंग हो रही थी तब उसमें कितना था, 273 केल्विन। तब यहाँ पर कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस था। तो अब यहाँ पर कितना 100 डिग्री सेल्सियस है और ये कितना हो जाएगा, 273 प्लस 100, तो कितना टेम्परेचर बन जाएगा, ये 373 केल्विन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन। नाउ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, वेपोराइजेशन मतलब वाटर इवेपोरेट हो रहा है, वेपर्स बन रहे हैं इसके। सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैस at atmospheric pressure at its boiling point is called the latent heat of vaporization। तो हम बात कर रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की। जैसे हमने फ्यूज़न में क्या कहा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या था कि 1 किलोग्राम ऑफ आइस जो है वो कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, है ना, ये कहा था हमने। ऐसे ही अब हम बात कर रहे हैं वेपोराइजेशन की। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड into gas at atmospheric pressure at its boiling point is called the latent heat of vaporization। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो कि हमने लिक्विड लिया, ठीक है, इसके अंदर वाटर लिया, इसको हम नीचे से हीट कर रहे हैं, ठीक है, नीचे से बर्नर लगाया हुआ है, इसको हीट कर रहे हैं, तो वाटर वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें हम थर्मामीटर लगा के अगर हम बॉइलिंग का चेक करते हैं कि वाटर जो है किस टेम्परेचर पर बॉयल होना स्टार्ट हुआ, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर हमने देखा कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर बॉयल होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो थर्मामीटर इसके अंदर हम लगा के दिखा सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, वाटर बॉयल होता है ना। वो बॉयलिंग स्टार्ट हो गई, जब तक पूरा का पूरा वाटर इवेपोरेट नहीं हो जाता, उसके वेपर्स नहीं बन जाते, थर्मामीटर में टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, वो कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, ठीक है, मीन्स 373 केल्विन ही रहेगा। क्योंकि वो जो एनर्जी हम हीट एनर्जी यहाँ से दे रहे हैं, वो एनर्जी कहाँ जा रही है, इसमें वाटर को वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करने में यूज़ हो रही है, ठीक है। जैसे हमने पहले भी कहा, स्टेट को चेंज करने में यूज़ हो रही है। तो हमें पता है कि लिक्विड के पार्टिकल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड से कम है बट गैसेस से ज़्यादा है। तो वो बॉन्ड्स जो उनके अंदर अभी भी वाटर के मॉलिक्यूल्स जो फ्रीली मूव नहीं कर सकते कहीं पर भी, ठीक है, पूरे कंटेनर में नहीं जा सकते, वो क्या है, स्टेट को चेंज, लिक्विड से वो वेपर्स बनाने में
यूज़ हो रही है वो एनर्जी, इसलिए वो क्या है, उसको हमने क्या कहा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, कि वो एनर्जी उसके अंदर वाटर के अंदर कहीं जाकर छुप गई, जो टेम्परेचर को राइज नहीं कर रही बट स्टेट को चेंज कर रही है। तो दैट हीट एनर्जी इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, ऐसी एनर्जी जिससे वाटर के क्या बन रहे हैं, वाटर वेपर्स बन रहे हैं। सो इन दिस व्हेन वाटर बॉयल्स, तो इसका टेम्परेचर कितना है, यहाँ पर कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन। तो जब तक हम उसको क्या है नीचे से हीट करते रहेंगे, जब तक इसके पूरे के पूरे वेपर्स नहीं बन जाते, तब तक ये क्या है 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगा। टेम्परेचर थर्मामीटर के अंदर वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, उस हीट को हम जो नीचे से दे रहे हैं, वो एनर्जी कहाँ गई, वो एनर्जी इसके अंदर ही कहीं पर छुप गई। दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जो सिर्फ स्टेट को चेंज करने में यूज हो रही है, फ्रॉम वाटर टू वाटर वेपर। सो द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन मॉलिकुलर मोशन, कि टेम्परेचर जब हम राइज करते हैं, जब नीचे से हीट एनर्जी दे रहे हैं हम, तो उससे मॉलिक्यूल्स की मोशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जब सॉलिड कोल्ड है, ठंडा है, तो पार्टिकल्स कैसे हैं, ठीक है, अरेंज्ड हैं, और उनमें स्पेसिस जो हैं वो कम है। वाइब्रेशन दिख रही है हमें, इसके अंदर वाइब्रेट कर रहे हैं देखो, ठीक है, बट वाइब्रेशन जो है अपने मीन पोजिशन के अबाउट कम है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अपने पोजीशन के आसपास वाइब्रेट करते हैं। बट जैसे ही हमने सॉलिड को हीट किया, तो इनमें देखेंगे हम कि वाइब्रेट कर रहे हैं पार्टिकल्स, बट इनकी स्पेसिंग भी ज़्यादा हो गई है ना। ये पार्टिकल थोड़े से क्या है, इनके डिस्टेंसेस चेंज हो गए, हीट एनर्जी देने से इनमें डिस्टेंसेस चेंज हो गए। ठीक है, और इनकी मोशन जो है थोड़ी फास्ट हो गई। एंड इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड में क्या है, अगर वो कोल्ड है, ठंडा है, तो वो क्या है, लिक्विड के पार्टिकल्स क्या है, ठीक है, इतनी इनकी एनर्जी नहीं है। ठीक है, एनर्जी कम है, पार्टिकल सारे के सारे क्या हैं, थोड़े कंबाइंड स्टेट में है। बट जैसे ही इसको हम हीट एनर्जी देते हैं, जब हमने इसको गर्म किया, तो पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ जाती है, वो एक दूसरे से क्या है, दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको एनर्जी मिल गई। एनर्जी गेन करते ही वो पार्टिकल्स रैंडमली मोशन में आ जाते हैं। ठीक है, हाई एनर्जी मिल गई उनको, और वो एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ व्हाट इज सब्लिमेशन? Sublimation is a process in which a solid changes directly into gas or gas is directly changes into solid. So the change of state directly from solid to gas or from gas to solid without going into liquid state. Liquid state में नहीं आए, बीच में जाएंगे। ठीक है, solid to directly gas और directly solid to गैस में कन्वर्ट होता है जब सब्सटेंस, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। इफ सॉलिड कैम्फर, कैम्फर क्या होता है, जो पूजा करने के टाइम पर एक यूज़ करते हैं हम, ठीक है, कैम्फर जिसको कपूर बोलते हैं ना, और अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड ये भी क्या है, सब्लिमेट होता है। तो इफ़ सॉलिड कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड इज़ हीटेड, अगर उसको हम डायरेक्टली हीट करते हैं सॉलिड को ही, इट चेंजेस इनटू वेपर्स, उसके वेपर्स बन जाते हैं। पहले वो लिक्विड नहीं बनता उसका, कि सॉलिड से पहले लिक्विड बनेगा और लिक्विड से फिर वेपर्स बनेंगे। ठीक है, तो सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या है, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस फॉर्म में चले जाते हैं और गैसियस से डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में आते हैं। ठीक है, तो सॉलिड कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन बॉल्स। नेफ्थलीन बॉल्स कौन सी होती हैं, जो क्या है, विंटर्स में जो गर्म कपड़े हम रखते हैं, है ना, जब विंटर्स के बाद गर्म कपड़ों को रखते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, नेफ्थलीन बॉल्स डाल देते हैं, है ना, जो इसको हम क्या बोलते हैं, जो नेफ्थलीन बॉल्स, फिनाइल की गोलियां जो होती हैं, है ना, वो रखते हैं। वो क्या होती हैं, वो भी डायरेक्टली क्या है, सब्लिमेट हो जाती हैं, डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। एटमॉस्फेयर में उसके पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं। तो इफ़ द वेपर्स आर कूल्ड इट चेंजेस इनटू सॉलिड, दोबारा से क्या है, सॉलिड बन जाते हैं। तो इनको कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, या इनको अगर हम डायरेक्ट हीट करते हैं, तो ये क्या है, इनके वेपर्स बन जाते हैं, डायरेक्टली गैसेस बन जाती हैं। एंड इन वेपर्स को अगर हम डायरेक्ट फिर से कूल करते हैं, तो ये क्या है, फिर से सॉलिड बन जाते हैं। ठीक है, जैसे इस एक्टिविटी में शो किया, यहाँ पर एक चाइना डिश लिया हमने, ठीक है, ये ठीक है, इसको इसके अंदर हमने क्या लिया है, अमोनियम क्लोराइड लिया, अमोनियम क्लोराइड जिसको हम नीचे से हीट कर रहे हैं। इसके ऊपर हमने क्या है, कॉनिकल फ्लास्क ली, ठीक है, इसको हमने क्या यहाँ पर कॉटन के प्लग से बंद कर दिया। ठीक है, ऊपर ये क्या है, कॉटन प्लग से इसको बंद कर दिया, कि इसके जो अमोनियम क्लोराइड को जब हम हीट कर रहे हैं, तो इसके वेपर्स जो है वो बाहर ना निकले। जब हमने इसको हीट किया यहाँ से बर्नर के से,
तो इसको हीट करने पर क्या हुआ, ये सॉलिड जो है वो गैसेस में, वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड जो है इसके वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब वेपर्स बनेंगे तो इसके फ्यूम्स ऊपर उठेंगे। ठीक है, अब ऊपर से ये बंद है तो जिस वजह से क्या है ये फ्यूम्स बाहर नहीं निकल सकते, वो क्या होता है कि इनके वॉल्स के ऊपर ही यहाँ पर स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, ये वेपर्स क्या हैं, इसकी कॉनिकल फ्लास्क की वेपर्स यहाँ पर क्या है वॉल्स के साथ ही स्टिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस फनल के साइड्स पर इसकी वॉल्स के ऊपर क्या है ये वेपर्स क्या है ठंडे हो जाएंगे। ठीक है, कूल होने पर ये वापस क्या है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो नीचे जब हमने इसको हीट एनर्जी दी तो उसके वेपर्स ऊपर उठेंगे, है ना, इसकी वॉल्स के साथ स्टिक हो जाएंगे और वहाँ पर जाकर ये कूल डाउन हो जाएंगे और डायरेक्टली फिर से क्या है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाइड, जो ये वॉल्स के ऊपर क्या है स्टिक हो गई, जो वेपर्स वहाँ पर जाकर स्टिक हुए थे वो क्या दोबारा से कूल होकर सॉलिड बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस जो डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस बनते हैं और गैसेस से सॉलिड बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। नाउ नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, गैसेस के ऊपर जब हम प्रेशर लगाते हैं तो उससे क्या चेंज आता है। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन गैस पार्टिकल्स। ठीक है, तो गैस जब प्रेशर लगाते हैं हम गैस के ऊपर तो उसके पार्टिकल्स जो है वो पास आ जाते हैं, दे कम क्लोजर एंड गैस चेंजेस इनटू लिक्विड में चेंज हो जाती है। जैसे हमने इसमें दिखाया, यहाँ पर क्या है ये कंटेनर के अंदर गैस है, जब इसके ऊपर हमने ये पिस्टन लगाया हुआ है, अभी जब हमने इसको प्रेस नहीं किया पिस्टन को, ठीक है, अपनी नॉर्मल पोजीशन पर है ये, तो गैस के पार्टिकल्स क्या हैं दूर है। ठीक है, जैसे ही हमने इस पिस्टन को अंदर की डायरेक्शन में मूव किया, ठीक है, इसको देखो अंदर की डायरेक्शन में जब हमने मूव किया तो ये गैस के पार्टिकल्स क्या है एक छोटे से स्पेस में कंप्रेस हो गए, सारे पार्टिकल्स कहाँ आ गए, पास आ गए। ठीक है, तो गैस के पार्टिकल्स जो है वो कंप्रेस करने पर क्या है दे कम क्लोजर, पास आ जाते हैं और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विफाई। जब हम गैस को हाई प्रेशर लगाते हैं तो वो गैसेस क्या है लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द गैस द पार्टिकल्स कम क्लोजर एंड गैस चेंजेस इनटू लिक्विड। वी कैन लिक्विफाई गैसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर। प्रेशर को इंक्रीज करके एंड टेम्परेचर को रिड्यूस करके हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। जैसे एलपीजी गैस जो हम घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है, इन सिलेंडर्स में, वो एलपीजी गैस क्या होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड फॉर्म में होती है, वो भी लिक्विड की फॉर्म में होती है। सो उसको भी हाईली कंप्रेस किया होता है क्योंकि गैसेस को कंप्रेस करके हम छोटे छोटे सिलेंडर्स में फिल कर देते हैं, तो क्या है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सो द कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, देखो हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, जब उसको हम कंप्रेस कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो उससे क्या है डायरेक्टली सॉलिड बन जाता है, तो वो क्या है ड्राई आइस बोलते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस, क्योंकि उसके अंदर वो क्या हो गई, सब्लिमेट हो गई, है ना, वो डायरेक्टली हमने इतना प्रेशर लगाया कि वो डायरेक्टली क्या है गैस जो है वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो गई, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में, विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। ठीक है, गैस से डायरेक्टली सॉलिड बन गई। इफ द प्रेशर इज रिड्यूस्ड इट चेंजेस डायरेक्टली टू गैस विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। तो क्या हुआ, जब हम प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं, इफ प्रेशर इज रिड्यूस्ड इट चेंजेस डायरेक्टली टू गैस विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। तो दोबारा से क्या है, जब कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर से हम प्रेशर को रिमूव करेंगे तो वो डायरेक्टली क्या है गैस बन जाएगी, लिक्विड स्टेट में जाए बिना। सो द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। ठीक है, इसमें लिक्विड स्टेट नहीं आती, डायरेक्टली गैस से सॉलिड बन जाता है व्हेन हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, एंड सॉलिड से दोबारा से क्या है ये गैस बन जाता है जब प्रेशर को रिलीज करते हैं। नाउ interconversion of three states of matter, solid to liquid, liquid to gases, gases to solid again. So the states of matter are interconvertible. एक स्टेट दूसरी स्टेट में, दूसरी स्टेट तीसरी स्टेट में चेंज हो सकते हैं। तो द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर। तो स्टेट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर को चेंज करके, प्रेशर को चेंज करके। तो हम देखेंगे सॉलिड जो है जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्यूज़न प्रोसेस। सॉलिड टू
लिक्विड प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, फ्यूज़न। और लिक्विड जब दोबारा से सॉलिड बनता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, सॉलिडिफिकेशन। जब हम लिक्विड को फ्रीज कर देते हैं तो उससे क्या बन जाता है, दोबारा से सॉलिड बन जाता है। जैसे वाटर से आइस बन गई, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। नाउ लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो उससे क्या होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं वेपोराइजेशन। लिक्विड से गैस बन जाती है तो उसको क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन। गैस को जब हम क्या है, कूल करते हैं, गैस को जब हम ठंडा करते हैं तो क्या बनता है, लिक्विड बन जाता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। वाटर वेपर्स को जब हम कंडेंस करते हैं, मतलब कूल कर लेते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। वाटर वेपर से दोबारा क्या बन जाता है, वाटर। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। गैस से सॉलिड बनना और सॉलिड से गैस बनना, दोनों प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। सॉलिड टू गैसेस और गैसेस टू सॉलिड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सो ऐसे स्टेट्स जो है एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं बाय अप्लाइंग टेम्परेचर, बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। नेक्स्ट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, है ना, वाटर इनटू वाटर वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉयल नहीं कर रहे अब हम किसी भी चीज़ को, जैसे वाटर है, वाटर को हमने बॉइलिंग के लिए नहीं रखा, ठीक है, बिना बॉइलिंग पॉइंट आए ही ये क्या है, वाटर सरफेस के ऊपर पानी, जैसे फ्लोर के ऊपर पानी पड़ा है, वो अपने आप इवेपोरेट हो जाता है, बॉयल नहीं होता, उसके वेपर्स बन जाते हैं। तो द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, मीन्स वाटर का वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। ये कैसा है, सरफेस फिनोमिना है। जैसे हमने बॉइलिंग में क्या कहा था, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। अंदर से पानी को जब हम हीट करते हैं, अंदर से पहले पार्टिकल्स जो है वो गर्म होने स्टार्ट होते हैं, फिर पूरा वाटर जो है वो बॉयल होना स्टार्ट होता है। इट इज़ अ बल्क फिनोमिना। बट इवेपोरेशन जो है, इवेपोरेशन कैसा है, सरफेस फिनोमिना है। It is a surface phenomena. Particles from the surface gain through energy to overcome the forces of attraction and changes into vapor state. जो पार्टिकल्स हैं सरफेस के ऊपर, वो क्या है, एनर्जी को गेन करते हैं बाहर से, ठीक है, अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करते हैं एंड वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड अपॉन, कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, एटमॉस्फेयर के अंदर जब वाटर कंटेंट ज़्यादा रहता है, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड होती हैं, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो उस टाइम पर इवेपोरेशन डिक्रीज करता है, इवेपोरेशन नहीं होता, कम होता है। विंड स्पीड, जितनी ज़्यादा तेज़ हवा चलती है उतनी ही जल्दी इवेपोरेशन होती है। सो इंक्रीज इन द सरफेस एरिया इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उतनी ही इवेपोरेशन ज़्यादा होती है। जैसे एक बकेट में अगर पानी पड़ा है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में अगर उसको हम फ्लोर के ऊपर गिर दें सारे पानी को, तो जो फ्लोर के ऊपर पानी है वो जल्दी सूख जाएगा एज कंपैरिजन टू वाटर इन द बकेट। उस बकेट के पानी को सूखते सूखते काफ़ी दिन लग जाएंगे, बट फ्लोर का पानी जो है थोड़ी देर में ही सूख जाएगा। तो मतलब हमने सरफेस एरिया को जब इंक्रीज़ किया तो वाटर इवेपोरेशन फास्ट हो गई। नाउ इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से भी इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। जैसे गर्मियों के दिन है, बाहर बहुत तेज़ धूप निकली है, कपड़े हम सूखने के लिए डालते हैं, ठीक है, गीले कपड़े सूखने के लिए डालते हैं तो वो जल्दी से सूख जाते हैं। अगर यही हम विंटर्स में डालते हैं, बाहर टेम्परेचर कम है, ठीक है, तब भी क्या है, कपड़े सूखने में बहुत टाइम लगता है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है उतनी ही जल्दी क्या है, वाटर इवेपोरेशन होती है, वाटर इवेपोरेट हो जाता है और वो ड्राई हो जाते हैं क्लोथ्स। नाउ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जैसे मैंने कहा, वाटर ड्रॉपलेट्स अगर एयर के अंदर ज़्यादा सस्पेंडेड रहते हैं, जैसे रेनी डेज में,
वाटर सस्पेंडेड रहता है, उन दिनों में क्या होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, वाटर इवेपोरेशन नहीं हो पाता इजीली, क्योंकि उस एटमॉस्फेयर के अंदर भी वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वाटर इवेपोरेट नहीं हो पाता। सो जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है उतनी ही रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज करता है। नाउ इंक्रीज इन विंड एनर्जी, विंड स्पीड इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। हवा तेज़ चल रही होती है जब, तब भी इवेपोरेशन फास्ट होती है। ठीक है, जैसे हवा चल रही है और बाहर हमने कपड़े सूखने के लिए डाल दिए, तो वो क्लोथ जल्दी ड्राई अप हो जाते हैं, क्योंकि हवा बहुत हाई स्पीड से चल रही है और वो क्या है, उससे इवेपोरेशन, उतने ही पार्टिकल्स वहाँ से क्या है, क्लोथ में से जो वाटर वेपर्स बनते जाएंगे वो जल्दी से दूर चले जाएंगे उससे, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चलती है, तो इससे क्या है, वो जल्दी ड्राई अप हो जाते हैं। तो जितना ज़्यादा विंड स्पीड होगी उतनी ही रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट हो जाती है। सो इवेपोरेशन इज द सरफेस फिनोमिना। ठीक है, सरफेस के ऊपर वाटर के वेपर्स कहाँ बनते हैं, सरफेस से स्टार्ट होते हैं। तो सरफेस जो लिक्विड है, वाटर के बकेट में पड़ा है या सी में है या कहीं पर भी रिवर्स में है, तो सरफेस के ऊपर जब सनरेज फॉल करती हैं तो उससे क्या होता है, हीट एनर्जी उनको एटमॉस्फेयर से बाहर से मिलती है, हीट एनर्जी, तो जिससे वो इवेपोरेट होते हैं, वहाँ से एनर्जी गेन करते हैं सरफेस के पार्टिकल्स, और वो वेपर्स बन के क्या है, वहाँ इवेपोरेट होते रहते हैं। बट वही अगर अंदर की लेयर की बात करते हैं हम, तो अंदर की लेयर के पार्टिकल्स को इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती बाहर के एटमॉस्फेयर से, जिससे वो एनर्जी गेन करके बाहर वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो पाए, तो वापस वो अंदर चले जाते हैं। और उससे अंदर की लेयर में क्या है, पार्टिकल्स और ज़्यादा अंदर हैं, तो उनको एनर्जी नहीं मिल पाती, जिससे वो अंदर ही रह जाते हैं। सो बाहर की लेयर के जो पार्टिकल्स हैं उनको हाई एनर्जी मिलती है, जिससे वो इवेपोरेट हो जाते हैं। एंड बीच में जो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं, उससे नीचे की लेयर पर, वहाँ पर क्या उनको मीडियम एनर्जी मिली, जिससे वो क्या है, पुल्ड बैक इनटू द वाटर, वापस इतनी एनर्जी नहीं है कि वो बाहर निकल पाएँ, वापस ही उनको अंदर आ जाते हैं, वो पार्टिकल्स को वापस खींच लेते हैं अंदर, वाटर के पार्टिकल्स। और अंदर के जो पार्टिकल्स हैं बिल्कुल, उनको एनर्जी, बहुत कम एनर्जी बाहर से मिली, जिससे वो क्या है, लिक्विड के अंदर ही रह जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। तो जो सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं वही एनर्जी गेन करके इवेपोरेट होते रहते हैं। सो इवेपोरेशन इज अ इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना एंड बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। नेक्स्ट इज इवेपोरेशन कॉजिंग कूलिंग। इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। जैसे हम कूलर चलाते हैं गर्मियों में, है ना, फाउंटेन्स के पास खड़े होते हैं, तो फ्लोर के ऊपर पानी गिर देते हैं जब गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं, जिससे क्या है, इवेपोरेशन होती है, एंड उससे क्या है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। सो व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब हीट। पार्टिकल्स जो है लिक्विड के, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग एंड इवेपोरेट्स। तो वो क्या करते हैं, इवेपोरेट होते हैं। सो द सराउंडिंग बिकम्स कूल। तो बाहर जो सराउंडिंग में, वाटर के आसपास जो हीट एनर्जी है, वो लिक्विड जो वाटर है, इवेपोरेट होने में उस हीट एनर्जी को यूज़ कर लेता है और इवेपोरेट हो जाता है। इससे क्या होता है, उसके आसपास की जो हीट एनर्जी थी वो वाटर को इवेपोरेट होने में, गैस उसको लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होने में यूज़ हो गई, तो इसलिए वहाँ पर क्या हो जाता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे अगर हम अपने हाथ के ऊपर एसीटोन या फिर परफ्यूम, ऐसी चीज़ें कुछ हाथ पर रखते हैं हम, तो क्या होता है, वो हीट एनर्जी हमारे हैंड से ले लेते हैं और वो हमें क्या है, और वो हैंड से लेकर जल्दी से इवेपोरेट हो जाते हैं, और हमारे हाथ पर हमें क्या है, ठंडक महसूस होती है। ठीक है, तो वो हीट एनर्जी कहाँ से ली, उसने, लिक्विड ने हमारे हाथ से ली, जिससे हमें क्या है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ हमारे हैंड के ऊपर। नाउ वाटर, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज ड्यूरिंग इवेपोरेशन वाटर एब्जॉर्ब्स हीट, मेक द हॉट सरफेस कूल। ठीक है, पानी गिरते हैं, जिससे वो जो सरफेस है जो गर्म है, उसके ऊपर जब हमने पानी को फैलाया, उसके ऊपर स्प्रेड किया, तो क्या होगा, वो फ्लोर जो है अपनी हीट एनर्जी वाटर को दे देगा, वाटर उससे क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और वो क्या है, ठंडा हो जाता है। ड्यूरिंग समर वी स्वेट मोर बिकॉज ड्यूरिंग इवेपोरेशन स्वेट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम आवर बॉडी, मेक द बॉडी कूल। ठीक है, हमें गर्मी में पसीना आता है और हमारी बॉडी क्या करती है, जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आती है, तो वो क्या है, जो स्वेट है हमारा, जो पसीना है, वो क्या है, जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है, तो इसीलिए हमें क्या है, वो ठंडक महसूस होती है उससे। ऐसे ही हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर्स बिकॉज कॉटन क्लॉथ्स क्या करते हैं, जो हमारी स्वेटिंग होती है, जो स्वेट है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है।
ठीक है। तो कॉटन क्लोथ जब उसको स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो कॉटन क्लोथ फिर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं और वो हमारी बॉडी से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एटमॉस्फेयर से जब एब्जॉर्ब करते हैं तो वो स्वेट जो है वो सूख जाता है, पसीना सूखता है और हमें क्या है, ठंडक महसूस होती है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। नाउ ऐसे ही कूलर जो है हमारे समर्स में जब हम कूलर यूज़ करते हैं, ठीक है, कूलिंग करने के लिए, तो वो कैसे वर्क करते हैं। हाउ इवेपोरेटिव कूलिंग वर्क्स, जैसे ये क्या है, कूलर की जो हम मैट लगाते हैं उसके अंदर, ठीक है, उसमें क्या होता है जब गर्म हवा उसके अंदर एंटर करती है, ठीक है, वाटर जो है ऊपर से, इसके ऊपर जब वाटर आ रहा होता है, ठीक है, वो क्या होता है जब यहाँ से ये गर्म हवा आई और ये वाटर आ रहा है तो उस वाटर से क्या बनते हैं, वाटर वेपर बनते जाते हैं और जो हवा आगे से निकलती है वो कैसे, ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ से वो मैट्स, यहाँ पर जो ये फिल्टर लगा हुआ है, यहाँ पर मैट्स लगी हुई हैं, तो ये एयर जब है, गर्म हवा जब अंदर एंटर करती है और ये पंप से वाटर आ रहा है इसके ऊपर, तो क्या होता है, ये वाटर क्या है, इवेपोरेट होता रहता है। ठीक है, जब ये, क्योंकि वाटर हमें पता है कि पानी जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है कूलर के अंदर। कैसे ख़त्म होता है, क्योंकि जब गर्म हवा अंदर आ रही है और जब पानी के साथ वो कांटेक्ट में आती है तो वो हवा से क्या होता है, वो वाटर जो है इवेपोरेट होता रहता है। ठीक है, और वो पानी को ख़त्म कर देता है और वो हवा जो है वो ठंडी हो जाती है। सो इवेपोरेशन से क्या है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। So that's all for today. We will discuss question answers of this chapter in next video. Thank you.